हमारा देश भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि शायद यह सालों पहले ही हो चुका होता और हम आज से कहीं अधिक विकसित होते, लेकिन एक के बाद एक हुए घोटाले भारत की तरक्की पर ब्रेक लगाते गए और हमारा देश पिछड़ता चला गया। भारत में हुए घोटालों की लंबी लिस्ट है। आज हम आपके लिए देश में हुए 10 सबसे बड़े घोटालों की लिस्ट लेकर आए हैं। इसमें पहले नंबर पर है जीप घोटाला। आजादी के तुरंत बाद ही देश में घोटाले होने शुरू हो चुके थे। पहला बड़ा घोटाला हुआ साल 1948 में। पाकिस्तान से युद्ध के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चहेते और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन ने अपने पद का इस्तेमाल कर जीपों का ऑर्डर एक ऐसी कंपनी को दे दिया जिसमें महज 2-3 कर्मचारी ही थे। यहां तक कि उस कंपनी को नाम मात्र की पूंजी के साथ ही खड़ा किया गया था। 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन साल 1949 तक महज 155 जीपें ही भारत पहुंच पाईं। इसमें भी ज्यादातर जीपें तय मानकों पर खरी नहीं उतरी। भारतीय उच्चायुक्त वीके मेनन पर आरोप लगे। इसके बाद संसद में हंगामा हुआ तो सरकार को जांच करानी पड़ी, लेकिन फिर जांच के बाद साल 1955 में अचानक से इस केस को बंद कर दिया गया। जिस मेनन पर घोटाले के आरोप लगे थे उन्हें नेहरू से इनाम मिला और कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। आजाद भारत में दूसरा बड़ा घोटाला मुंद्रा घोटाला था। दूसरे शब्दों में कहें तो मुंद्रा घोटाला आजाद भारत का पहला वित्तीय घोटाला था। इस घोटाले को उजागर किया था जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी ने। साल 1957 में हुए इस घोटाले में व्यापारी से लेकर अफसर और सरकार सबकी मिलीभगत थी। कोलकाता के व्यापारी और सटोरिये हरिदास मुंद्रा ने LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े अफसरों और सरकार में बैठे वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी से लेकर अफसरों तक को साध लिया और अपनी 6 कंपनियों के शेयर ऊंचे दाम में खरीदने के लिए कहा। सरकार के दबाव में LIC ने ऐसा ही किया। मामला जब खुला तो वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी समेत अन्य अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा और सटोरिये हरिदास मुंद्रा को 22 साल के लिए जेल जाना पड़ा। भारत का तीसरा बड़ा घोटाला है बोफोर्स घोटाला। भारतीय सेना को ताकतवर बनाने के लिए साल 1986 में राजीव गांधी सरकार ने स्वीडिश हथियार निर्माता कंपनी बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपए की डील की थी। एक साल बाद यानी 16 अप्रैल 1987 को एक स्वीडिश रेडियो स्टेशन ने दावा किया कि कंपनी ने भारत से तोपों की डील हासिल करने के लिए भारत के अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को रिश्वत दी थी। रिश्वत की रकम $40 मिलियन थी। आरोप सीधा सरकार पर था, इसलिए राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर चुनाव हुए तो राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से कांग्रेस को लगातार हार ही मिलती रही। अब बात करते हैं हर्षद मेहता घोटाले की। 90 के दशक में हर्षद मेहता एक ऐसा नाम था जिसने देश के शेयर बाजार को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। देश आर्थिक सुधार के दौर से गुजर रहा था। शेयर बाजार के लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था सेबी और बैंकों के लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के नियम कड़े तो थे, लेकिन उनसे बचने के कई तरीके भी थे। इसी का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। हर्षद मेहता 2 बैंकों के बीच बिचौलिए की तरह काम करते हुए RBI के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। बैंक से पैसा लेकर वह सीधे शेयर बाजार में लगाता था। हर्षद मेहता जिस भी शेयर को खरीदता उसके दाम बढ़ने लगते, फिर शेयर बेचकर बैंक को पैसा वापस कर देता। लेकिन उसका यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चला और जब सच सामने आया तो शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। जांच हुई तो हर्षद मेहता को 5 साल की सजा हुई, जहां जेल में ही उसकी मौत हो गई। साल 2010 में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली थी। दुनिया भर के खिलाड़ी भारत खेलने आए थे। यह देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस नेता और कॉमनवेल्थ गेम्स समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के कारनामों के चलते दुनिया भर में भारत को बदनामी का सामना करना पड़ा। कॉमनवेल्थ के आयोजन के लिए 1600 करोड़ का बजट रखा गया था। इसके बाद ये बजट बढ़ते बढ़ते 11,000 करोड़ का हो गया।
इसके बाद भी इस पूरे आयोजन में हजारों कमियां पाई गईं। खिलाड़ियों के रहने से लेकर स्टेडियम तक के हाल बदहाल थे। टॉयलेट पेपर से लेकर टीवी तक की खरीद में घपला किया गया था। लगभग हर सामान कई सौ गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया था। मसलन 100 रुपए का टॉयलेट पेपर 4000 रुपए में खरीदा गया था। यह पूरा घोटाला 70,000 करोड़ रुपए का था। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। कलमाड़ी को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। अब बात करते हैं सत्यम कंप्यूटर घोटाले की। साल 2009 में सामने आया 7,000 करोड़ रुपए का सत्यम कंप्यूटर घोटाला भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटालों में से एक है। सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक और चेयरमैन बी रामालिंगराजू ने कंपनी के शेयरों की कीमत को बढ़ाने और मुनाफा कमाने के लिए निवेशकों से लगातार झूठ बोला और कंपनी के रिकॉर्ड में फर्जी मुनाफा और नकदी दिखाता रहा। कंपनी से होने वाले मुनाफे से वह देश भर के अलग अलग हिस्सों में संपत्तियां खरीदता जा रहा था। जब यह मामला खुला तो 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इसके बाद राजू और उसके साथियों को 5 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ 7 साल की सजा सुनाई गई। अब बात करेंगे कोयला घोटाले की। कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला साल 2012 में मनमोहन सिंह सरकार के समय सामने आया था। सीएजी ने यूपीए सरकार पर 2004 से लेकर 2009 के बीच अवैध रूप से 194 कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आरोप लगाया था। इसमें सरकारी अफसरों से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक से पूछताछ की गई थी। सीएजी ने शुरुआत में इस घोटाले से सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। हालांकि अंतरिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी। अब बात करेंगे नीरव मोदी पीएनबी बैंक घोटाले की। नीरव मोदी ने साल 2018 में 8 किस्तों में 14,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन लोन चुकाने से पहले ही वह भारत से फरार हो गया। इसके बाद पीएनबी बैंक ने उस पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। इस मामले में सीबीआई ने भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। साल 2019 में नीरव मोदी को लंदन में ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगस्त 2019 में सीबीआई ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए अर्जी लगाई। ब्रिटेन की निचली अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन साल 2021 में नीरव मोदी ने इस फैसले के खिलाफ ब्रिटेन की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामला अब भी कोर्ट में लटका हुआ है। अब बात करते हैं डीएचएफएल घोटाले की। डीएचएफएल घोटाला देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड में से एक है। इस घोटाले के जरिए डीएचएफएल ने देश के 17 बैंकों को 34,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। डीएचएफएल कंपनी लोगों को लोन देती थी। इस कंपनी के मालिक वाधवन भाइयों ने अपनी ही 66 कंपनियों को करीब 34,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। लोन देने के लिए सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया। सीधे तौर पर कहें तो कपिल और नीरज वाधवान ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बैंकों के पैसे का इस्तेमाल किया। सीधे तौर पर कहें तो कपिल और धीरज वधावन ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बैंकों के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि जिन कंपनियों को लोन दिया गया वे सभी सिर्फ कागज पर ही थी। डीएचएफएल ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, इसलिए भी यह केस लंबे समय तक चर्चा में रहा। अब बात करेंगे हाल ही में सामने आए महादेव ऐप घोटाले की। महादेव ऐप के जरिए लोग गेम खेलने के साथ ही पैसे लगाकर सट्टेबाजी करते थे। इसमें HPZ जैसे अन्य ऐप भी शामिल थे। इस ऐप के प्रमोटर्स सेलिब्रिटीज के जरिए लोगों को गेम खेलने के लिए प्रेरित करते थे। करीब 15,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर कपिल शर्मा, रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, तमन्ना भाटिया, भारती सिंह समेत कई अन्य सेलिब्रिटी का नाम सामने आया है।